हमारी आने वाली नस्ल है उसका आपने अखलाक तबाह कर दिया है। हमें गालम गलोच की गई, हमारे बारे में लिखा गया, उसमें बड़ी वजूहात में से ये भी एक है कि हमने हमेशा हक़ाइक़ को छुपाया है। मुझे लगता है कि आप मुझसे ज्यादा बाखबर को शिकस्त नहीं दी जा सकती, लेकिन हमने देखा कि अवाम की ताकत को 2018 में शिकस्त दी गई। लेकिन इनको कोई खातून एंकर इमरान खान के पास कभी नहीं दिखाई दी। यानी संदेला साहब, अगर मुल्क में चंद गंदी वीडियोस ना होती तो ये गंदी हुकूमत ना होती। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। दोस्तों, एक तरफ कुछ व्लॉगर्स की तरफ से इमरान खान और आर्मी चीफ की नई मुलाकात की अफवाहें और दूसरी तरफ सदर का इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट से मामला ठीक करवाने का बयान एक नई बहस को जन्म दे रहा है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब इमरान खान चारों तरफ से फौज पर हमला आवर है तो क्या इस सूरत हाल में जाने वाला चीफ इमरान खान से मुलाकात करेगा? तो जवाब है नहीं। हमारे ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता दिनों लाहौर में ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई और मुस्तकबिल में भी ऐसी किसी मुलाकात का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। इसके अलावा नए आर्मी चीफ की तैनाती ने भी मुल्क को जमूत का शिकार कर रखा है। क्या ऐसा होना चाहिए? इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अहम खबर देता चलूं। दुबई के जिस पाकिस्तानी ताजर को इमरान खान ने तोशा खाना के तहाइफ फरोख्त किए थे, वो तोहफों समेत मंजर आम पर आ चुके हैं। रियासत मदीना के नाम पर फराह गोगी कप्तान के फ्रंट मैन के तौर पर काम करती रही और कैश में रकम वसूल करती रही। बात करेंगे, हमारे साथ हैं सीनियर तजज़ियाकार अमार मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमार भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? बिल्कुल, अल्लाह का बहुत करम। अच्छा अमर भाई, शुरू करते हैं। ये करंट सिचुएशन से कप्तान से तोहफे लेने वाला खुद मंजर आम पर आ गया है। मजे की बात है कि तोहफों की रकम फराह गोगी ने केस में वसूल की है। क्या होगा सर अब? सर देखिए, बात ये है कि जिन्होंने नहीं तस्लीम करना उन्होंने नहीं तस्लीम करना। आप जितने मर्जी हकायक लोगों के सामने खोल के बयान कर दें, सामने सामने की बातें जो है ना, आज शाहजेब खानजादा का इंटरव्यू चलेगा, उसके अंदर वो ताजर अपनी बात करेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं उसके खिलाफ काउंटर नैरेटिव क्या डेवलप होगा कि शाहजेब खानजादा एक लिफाफा बिका हुआ सहाफी है और उसने ये पैसे लेके ये काम किया। ये इनके पास देखिए, अभी आपने एक वाकया नहीं है, हजारों ऐसे वाकयात हैं जिस पर आप बात करते जाएं। अकल उनको नहीं मानती, लेकिन तहरीक इंसाफ वाले उसको मान लेते हैं। अभी इमरान खान ने कोई पता नहीं 10-12 अरब रुपया सैलाब ज़दगान के लिए जमा किया। पहली बात तो यह है वो इतने पैसे आए नहीं, अगर आए हैं तो वो लगे किधर है? किसी ने आज तक सवाल किया? कोई सवाल नहीं करेगा। इमरान खान ने अपनी टांगों के जख्म दिखाए मीडिया पे फिल्म बना के, आपने देखा ना, लेकिन क्या किसी ने उनसे पूछा कि आप जो मीडिया पे कैमरे के साथ ये जख्म दिखा रहे हैं, तो छोटा सा एक रिपोर्ट होती है मेडिको लीगल, तो उस वक्त आप किसी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को भी दिखा देते। तो इन चीजों से इबहम क्रिएट होता है। साफ सी बात है, सामने की बात है, वो नहीं बताएंगे। इसी तरह ये एक्चुअली तो बहुत बड़ा थप्पड़ है तहरीक इंसाफ के बयानिए के मुंह पर कि आप सारी उम्र हमें करप्शन के खिलाफ जहाद का दर्स देते रहे और अब आपको पता चल गया है कि वो घड़ियां जिसको बेची गई वो बंदा भी सामने आ गया। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ी जबरदस्त ब्रेकिंग दी, उसकी तरफ लोगों की नजर कम गई। उन्होंने कहा कि भाई मसला सिर्फ एक घड़ी का नहीं है, जो वहां पर दीगर ज्वेलरी सेट और ये घड़ियां थी उनकी कॉपियां बना के रख दी है और ओरिजिनल उठा के ले गई।
ये तो कोई बहुत ही 2 नंबर आदमी जिसके जहन में ये नौसरबाज किस्म का, नवाज शरीफ ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था और हम समझते थे कि वो लफ्ज दुरुस्त नहीं है, उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो लफ्ज था बनारसी ठग। तो अब हमें समझ आती है वो लफ्ज बिल्कुल दुरुस्त इस्तेमाल किया था इमरान खान के हवाले से, इसलिए कि ये देखिए कड़ियों की कॉपियां बनवा के वहां पे रख दी और इस तरह के तमाशे और भी होंगे। अभी तो आहिस्ता, अभी मैं आपको ये बताऊं कि लोगों को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हुकूमत चली गई है लेकिन मीडिया वही लगा हुआ है जो इमरान खान की तारीफ के लिए रखा गया था। तो अभी आपको नरेटिव वही लगेगा। अभी कुछ अरसे के बाद तवक्को ये है कि मीडिया बैलेंस होना शुरू होगा, फिर आपको स्टोरीज नजर आएंगी, फिर आपको पता चलेगा कि इमरान खान ने किस तरह जो है वैश्यों की तरह, ये लफ्ज याद रखिएगा, वैश्यों की तरह इस मुल्क को लूटा है, किस तरह केपीके के फंड्स को लूटा है, किस तरह पंजाब में खुर्द बुर्द की है और नौसरबाजी की है। अब आपको बात समझ आ रही है कि ये जो है उस्मान बुज़दार क्यों अजीज थे, इसलिए कि कमजोर आदमी इस सिस्टम में कामयाबी होता है, वो बड़ा कीमती होता है। ताकतवर आदमी जिसका जो अपनी बात पर कायम रहे वो तो इस सिस्टम में चल नहीं सकता। तो कमजोर आदमी रखा जिसको सारी उम्र सारा अरसा ये डराते रहे कि तुम्हारी वजारत आला चली जानी है, और उसके नाम के ऊपर जो करप्शन किया है। आज जो शाहजेब खानजादा साहब प्रोग्राम करेंगे जिसके कुछ क्लिप्स सामने आ गए हैं, उसके बाद इनके पास ना मुंह दिखाने की जगह नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये फिर भी अपनी हददर्मी पे कायम रहेंगे, फिर भी उसी तरह की नफरत क्रिएट करेंगे और फिर भी अपने लॉन्ग मार्च के जरिए फितना और फसाद कायम करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है। कोई गैरतमंद होता तो ये प्रोग्राम आने से पहले मर जाता, लेकिन चूंकि इस तरह के अनासिर इनके अंदर बड़े मफकूद हैं और ये उससे मावरा किस्म की नस्ल तैयार की गई है, लिहाजा इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर, जिसको तोहफे बेचे गए हैं ना, वो सूफिया मिर्जा साहबा का खावंद है, जिन पर शहजाद अकबर साहब ने केस बनाने की कोशिश की, बल्कि केस उन पर बनाए भी थे, अगर आपको याद हो। सर, रियासत मदीना का जो नारा था वो वाकई कहीं से पैसे दे के गड़वाया गया था? रियासत मदीना के लोग इस रियासत मदीना में इस तरह जलीलो ख्वार होंगे? भाई, ये रियासत मदीना का मुबारक नाम लेकर इन्होंने इस समाज में जो गलाजत बखेरी है वो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती, और हम दोनों मर्द होते हुए उसमें से बहुत सी बातें नहीं करना चाहेंगे जो सरेआम होती रही हैं। देखिए, जो वजीर आजम हाउस में होती रही है, जो 4th फ्लोर पर होती रही है, भाई वजीर आजम हाउस का एक तकद्दुस होता है, एक एहतराम होता है। आप 22 करोड़ लोगों के नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, इन्होंने उसको अयाशी का अड्डा बनाया हुआ था, बदमाशी मचाई हुई थी। वो तैयबा गुल की मिसाल आपके सामने है ना, चेयरमैन नैब वाली, 1.5 महीना उसको वहां पे हमसे बेजा में रखा। और ये जो आप बात कर रहे हैं, ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। शहजाद अकबर जैसे लोगों को फ्रंटमैन के तौर पर यूज किया, मौका मिलते ही पहली परवाज उन्होंने बाहर की उठाई और उसके बाद वो बाहर निकल गए। तो ये सारी है, लूटने आते हैं। और उसके मसला ये है कि इन्होंने अपनी सोशल मीडिया की ताकत से लोगों के जहनों में इतनी नफरत भर दी है कि अब लोगों को खुद, अगर आप किसी बात पर सारी उम्र कायल रहें तो अपने आप को बदलने में टाइम लगता है, वही टाइम लोगों को लग रहा है। ये सारी सूरत हाल अब सबके सामने, कोई चीज ढकी। मैं फॉरेन फंडिंग, इसराइल से, भारत से फंडिंग ले ली, अच्छा फिर शौकत खानम के नाम पर फंडिंग ले ली। यार कितना जुल्म है। हमें दिखाया गया है एक मासूम से कैंसर ज़दा पेशेंट बच्चे की तस्वीर, इसके लिए ज़कात और फितराना दें, और उस पैसे से क्या हो रहा है? उस पैसे से सियासी जमात चल रही है, उस पैसे से लुट मचाई हुई है, उस पैसे से जाती अकाउंट भरे हुए हैं, उस पैसे से अय्याशी की जा रही है। तो इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ा नौसरबाज पाकिस्तान की सियासत में कभी नहीं आया। बहुत जुल्म हुए हैं हमारी सियासत में, लेकिन जो कारनामे इमरान खान के स्याह कारनामे हैं, उससे ज्यादा कालक कभी हमारे चेहरे पर नहीं मली गई, कभी हमारे चेहरे पर कालक नहीं मली गई। अमर भाई, आप ये कह रहे हैं। अमर भाई, ये बताइए, इमरान खान ने अचानक अमेरिकी साजिश से यू टर्न ले लिया है और अमेरिका से तलकात बड़े अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं,
और ये माफियों का सिलसिला कहां तक जाएगा जो माफी मांगनी शुरू कर दी इमरान खान साहब ने? भाई देखिए, वो जो अमेरिकी साजिश वाली बात थी ना, शुरू से हम लोगों को बता रहे थे ये सारा ड्रामा है, ढकोसला है, फ्रॉड है। लेकिन इमरान खान ने इतनी कुव्वत से उसको सोशल मीडिया के जरिए पुश करवाया कि लोग बहुत सारे कन्विंस हो गए। और इमरान खान की आदत है कि वो इस तरह की हरकत करके बाद में यूटर्न ले लेते हैं। पहली दफा थोड़ी वो नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी मिसालें ना। 35 तो 3 साल तक पाकिस्तान के अवाम के जहनों से खेला गया। नजर सेठी ने 35 पंचर लगा दिए, 35 हल्के खुलवा दिए जाएं, 4 हल्के खुलवा दिए गए, वो हल्के भी खुलवा दिए, थैले खुलवा दिए जाएं, वो भी खुलवा दिए। इन्हें यकीन नहीं आया। इसके बाद ये एक नया झूठ पकड़ लेते हैं। इसी तरह ये अमेरिकी साजिश वाली बात भी देखिए, इमरान खान ने गुज़िश्ता दिनों 3 बातें की। पहली बात तो ये कि उन्होंने अमेरिकी साजिश वाला, साइफर वाला एक बयानिया गढ़ा। ऑडियो लीक आ गई जिसमें खुद कह रहे हैं आजम खान को कि हमने इससे खेलना है और अमेरिका का नाम नहीं लेना किसी ने। फिर उसके बाद आपने देखा कि इन्होंने फौज के खिलाफ बड़े तौहीन आमेज और तजलील वाले कलमात कहे। ये फौज से भी माफी मांगेंगे, ये आप याद रखिए। फिर इन्होंने जो कलामी और बदतमीजी नवाज शरीफ और जरदारी से किया, आप मेरी बात लिख लीजिए, वो वक्त दूर नहीं है जब ये नवाज शरीफ और जरदारी से भी माफी मांगेंगे। इसलिए कि ये बैसाखियों पर खड़े लोग हैं, इनकी अपनी हैसियत तो कोई है ही नहीं। तो जैसे जैसे इन्हें रियलाइज होता है किसी ने इन्हें चाबी वाले खिलौने की तरह यूज किया और अब उस खिलौने में चाबी खत्म हो गई है, तो फिर इन पर हकीकतें वाशकाफ होती हैं। और ये हल्की हल्की बात कर भी चुके हैं कि मुझे तो एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था ये बड़े करप्ट लोग हैं। तो आप वजीर आजम किस लिए बने थे कि जो कोई आदमी आपके कान में बात कह दे आप उस पर यकीन ले आए? तो ये इस तरह के हमाकतें हैं। और अमेरिकी साइफर वाला बहुत सारे लोग पाकिस्तान में कन्विंस्ड है। एंटी अमेरिकन स्लोगन बड़ा सेलेबल स्लोगन है। जमात इस्लामी हमेशा से इसके ऊपर चलती रही है। एंटी एस्टैब्लिशमेंट बड़ा सेलेबल स्लोगन है। लेकिन एक अलमिया हुआ है पाकिस्तान में। एक इनकलाब था जिसका आगाज नवाज शरीफ साहब ने किया था, और वो इनकलाब ये था कि वोट को इज्जत देनी चाहिए, पार्लियामान की बालादस्ती होनी चाहिए। उसने पंजाब के अवाम को शऊर दिया और जमहूरी शऊर दिया, उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन वो इनकलाब हाईजैक हो गया। वो इनकलाब इमरान खान ने हाईजैक कर लिया और ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट बन गए। हालांकि अभी भी हर लम्हे हर सांस के साथ इनकी ख्वाहिश ये है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कुछ इल्तफात हो जाए। तो अगर ये दोबारा वजीर आजम नहीं बनते तो कम से कम इनके केसेस वगैरह खत्म हो जाए। यही ख्वाहिश है। इतना सा मसला है खान साहब का। इतना सा मसला है खान साहब का। जरा ये फरमाइए कि इंटरनेशनल मीडिया पर कप्तान को कौन खवार करा रहा है सर? देखिए, ये खुद जो है ना पल्ले से पैसे दे के मुझे तो लगता है खराब हो रहे हैं। एक तो इन्होंने अपनी एक लॉबिंग फर्म रखी हुई है, और वो लॉबिंग फर्म वही है जिसने पाकिस्तान में न्यूक्लियर एसेट्स के खिलाफ बहुत मुद्दत से कैंपेन की है। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना कि अगर कोई लॉबिंग फर्म आपके लिए इंटरनेशनल चैनल पर इंटरव्यू अरेंज कर देती है तो उसका तो काम पूरा है ना। उसने तो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे दी है, आगे काम आपने करना है। तो खान साहब के पास आगे तो जवाब कोई नहीं है। वो पाकिस्तान वाला बयानिया बेचने की कोशिश करते हैं, वो बिकता नहीं है। वो ख्याल है कि नवाज शरीफ ने मुझ पर हमला कराया, शहबाज शरीफ और राना असलाम। तो अगर उनसे सवाल पूछा जाए इसकी सबूत क्या है, तो वो कहते हैं कि ये काफी नहीं है कि मेरा ख्याल है। तो दुनिया तो ऐसे चैनल बातों को नहीं तस्लीम करती। दुनिया ऐसी बातों को एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करती कि आप सिर्फ वो कहते, बल्कि कहते हैं कि मैं साबिक वज़ीर आज़म हूं और प्लस मैं तहरीक इंसाफ का चेयरमैन हूं, इसलिए आपको मेरी बात पे यकीन करना चाहिए। सर, अब जरा आर्मी चीफ की तैनाती पर बात करते हैं। एक तैनाती पर पूरे मुल्क की तवज्जो है। आप क्या समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि पूरा मुल्क जमूत का शिकार हो जाए, उलझन में पड़ जाए?
उमर भाई का रिकनेक्ट कर रहे हैं, उनके इंटरनेट में कुछ इशू हुआ है, जैसे ही दोबारा कनेक्ट करते हैं हम उमर भाई से दोबारा पूछते हैं कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, क्या ऐसा होना चाहिए? ये नॉर्मल है किसी मुल्क में कि एक तैनाती के लिए इतनी ज्यादा जो उमर भाई दोबारा ज्वाइन करते हैं, क्या एक तैनाती के लिए इतनी बड़ी पूरा मुल्क जो है वो जमूत का शिकार है? अब ये बिल्कुल भी नॉर्मल, हरगिज नॉर्मल नहीं है कि एक ऑफिसर के लिए जो कि हुकूमत पाकिस्तान का एक अदारे का ऑफिसर है, उसके लिए पूरे का पूरा, शायद इससे पहले ये कभी इस तरह हुआ नहीं। उसकी वजह भी ये थी कि उससे पहले कभी इमरान खान साहब जो है ना वो इसमें इक़्तिदार से निकाले नहीं गए थे, इसलिए इससे पहले कभी इसको इतना हाइप नहीं किया गया, या इससे पहले कभी इसको इतना इस तरह करके नहीं किया गया। लेकिन क्योंकि अब इमरान खान साहब जो है वो मौजूद है और उनको इक़्तिदार से निकाला गया है, बकौल उनके पहले हमें ये बताया गया था, या पहले हमें ये बताया जाता रहा कि इमरान खान साहब को निकालने वाले इक़्तिदार से अमरीकी है, अमेरिका ने साजिश की है। तो अब हमें पता चला है कि नहीं जी, अमेरिका को खास कसूर नहीं है, अमेरिका को छोड़ें, कोई नई बात करें, दफा करें अमेरिका को हम बल्कि अमेरिका तो अब यूथियों को ये बताना है, बल्कि अमेरिका और इमरान भाई भाई हैं, अमेरिका और इमरान खान साहब की आपस में सुलह हो गई है, अब यूथी इस पर काम करेंगे। जी उमर भाई ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया है। जी उमर भाई, आपको आवाज आ रही है? जी भाई, सॉरी कनेक्शन में इशू हो गया था। नहीं, इट्स नो प्रॉब्लम। उमर भाई जरा ये बताइए कि आर्मी चीफ की तैनाती, एक पूरा मुल्क इसकी तवज्जो पूरे मुल्क की इस तरफ हुई है, क्या समझते हैं कैसा होना चाहिए कि पूरा मुल्क जमूत का शिकार हो जाए, उलझन में पड़ जाए एक ऑफिसर की तैनाती के लिए? जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये गैर जमहूरी बातें हैं। और एक आर्मी चीफ की तैनाती बड़ा आसान सा मसला होना चाहिए, माजी में इसी तरह होता है, वजीर आजम डिसाइड कर देता है, 4 महीना उसको भेजे जाते हैं, उसके बाद वो फाइनल कर देता है, इतनी सी बात होती है। और लेकिन हमारे यहाँ डेमोक्रेसी जिस किस्म की है, उसके बाद आपने देख लिया कि कितना कोहराम मचा हुआ है, और यूं लगता है कि हमारे मुल्क की सियासी तारीख का सबसे अहम मरहला यही है। तो इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है, सारी नजरें उस पे जमी हुई हैं, सारे काम उसी पे रुके हुए हैं, सारी बातें वहीं पर आकर थम जाती हैं कि जैसे आर्मी चीफ की तैनाती के बाद कोई बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा। कुछ जाहिर है इसमें से कुछ बातें हकीकत पर भी मबनी है, कुछ बातें खाम ख्याली भी हैं। किसी शख्स का बंदा के फलां का चहीता ये है, फलां का चहीता ये है, ये तो इंतहाई मकाना बात है। आर्मी चीफ सिर्फ अपने इंस्टीट्यूशन का होता है। दूसरी बात ये है कि इमरान खान ने नवाज शरीफ साहब पे इल्जाम लगाया कि ये जो आर्मी चीफ हैं हमेशा अपने फायदे के लिए लगाते हैं। ये बात भी इंतहाई तारीखी तौर पर झूठी साबित होती है। नवाज शरीफ ने जिसको आर्मी चीफ लगाया उसने नवाज शरीफ को नुकसान ही पहुंचाया। जनरल मुशर्रफ की मिसाल आपके सामने है। तीसरी बात यह है कि ये मामला मुतनाजा किसने किया, तो उसका सेहरा भी इमरान खान के साथ जाता है। इन्होंने कहा था एक स्टेज पे कि अगर कोई मुहिब्बे वतन जर्नैल ना लगाया तो क्या होगा। इसका मतलब है कि वो जो लिस्ट दी जाएगी उसके अंदर कोई गैर मुहिब्बे वतन लोग भी होंगे। तो फिर उसके बाद मुशगाफियां, अंदाजे, कयाफे, पेशगोइयां ये चलती रही और सो मच सो कि आज जनरल फैज अली चिश्ती ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और बड़ा मकाना बयान दिया। उन्होंने कहा जी कि सेक्रेटरी डिफेंस को क्या पता कि वो लगाए आर्मी चीफ को, असल में तो यह जनरल बाजवा को पता है। जी वो लोग हैं जो मिसालें देते हैं कि यूरोप की जमहूरियत, बरतानिया की जमहूरियत, अमेरिका के कवानीन, और यहाँ पर ये बड़ा इंप्रेस होते हैं कि वहां पर लोग कतारें बनाकर खड़े होते हैं, बस में सवार होते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता इसके पीछे जमहूरियत होती है। लोगों को उनके हकूक दिए होते हैं और उनको अपने जमहूरी फराइज का इल्म होता है, इसीलिए कोई किसी को धक्का देकर बस पर नहीं चढ़ता। ये मिसालें हमें अमेरिका की देते हैं, और अगर किसी और मुल्क में कोई शख्स ये बात करता तो बेशक रिटायर होता, उसका कोर्ट मार्शल हो जाता। लेकिन ये दबंग पीटी वो सारे टेलीविजन चैनल दिखा रहे हैं और कोई रोकथाम नहीं है,
कोई मसला नहीं है। तो वो दिखाकर बड़े मजे से जल्द साहब ये बात कह के चले गए, ये वजीर आजम का प्रोगेटिव है। और अब मजीद इसमें कंट्रोवर्सीज डेवलप हो रही हैं कि समरी क्यों नहीं पेश हुई और किस तारीख तक पेश होगी। इस मसले को इतना बड़ा होना नहीं चाहिए। इंस्टीट्यूशन हमेशा से ये चाहता है कि उनके मसाइल पब्लिक में डिस्कस ना हो, और खास तौर पे इतनी अहम अपॉइंटमेंट क्या ये पब्लिक में डिस्कस होनी चाहिए? बिल्कुल भी डिस्कस नहीं होनी चाहिए। तो ये मामला जब आगे जिस तरह जा रहे हैं, इससे इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचा है। इमरान खान साहब पहले ही मुतनाजा बना चुके हैं एक आर्मी चीफ को, और उसका मकसद ये है कि जिस तरह माजी में उनके साथ लाड प्यार किया गया, उस तरह आने वाला चीफ भी उनके साथ लाड प्यार करे। और अगर लाड प्यार नहीं करता तो कम से कम उनकी पब्लिक पावर से खौफ ज़दा रहे। तो अगर वो खौफ ज़दा हो रहा है या हो जाएगा तो फिर वो आर्मी चीफ नहीं होगा। आर्मी चीफ बहुत ताकतवर होता है। उस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आर्मी चीफ बहुत ताकतवर होता है, बल्कि पूरे का पूरा अदारा ही बहुत। जी जी सॉरी, फोन आ रहा था यार, मैंने काट दिया। तो वो आर्मी चीफ के जो मामलात होते हैं ना, वो बहुत डिफरेंट किस्म के होते हैं। अभी देख लीजिए इमरान खान का बयानिया सारा इज गोइंग डाउन द गटर। 100 लोग भी नहीं होते लॉन्ग मार्च में। शादियों वाली कुर्सियां पकड़ के 20 बंदे उन्होंने मरी रोड रोकी हुई है। हमने देखा है पुलिस जब एक्शन करना चाहती है तो वो ये लोग बंदे फिर नजर ना आए। अगर लेकिन जाहिर है सूबे उनकी इस इंतशार फैलाने में पूरी मदद कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत, केपी की हुकूमत। और एक और खबर भी है हमने सुनी, वो शायद आपकी दिलचस्पी की हो, कि इस वक्त जो है मुल्क में, ये रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत सारे शादी हॉल्स में, रेस्ट हाउसेस में, होटल्स में बहुत सारे लोगों को बुलाने का, खाना खिलाने का, उनके कयाम का इंतजाम किया जा रहा है। मुझे नहीं पता उसकी तादाद कितनी है, लेकिन अगर इनकी तादाद जो है वो 5, 7, 10 हजार हो जाती है तो जाहिर है ये एक साइजेबल क्राउड बन जाता है। इससे ये इंतशार फैला सकते हैं, और इस साइजेबल क्राउड से फिर आपको यूं लगेगा कि जैसे वो इमरान खान अपनी साजिश में कामयाब हो गए। मेरे ख्याल में जिस दिन से आर्मी चीफ की तैनाती होगी, और वो मुझे लगता है 24 या 25 को, उससे लेकर 29 तक ये जो 5 दिन है, इन 5 दिनों में पाकिस्तान में काफी टेंस सिचुएशन होगी, और वो टेंस सिचुएशन जब दूर हो जाएगी फिर इमरान खान की असल टेंशन शुरू होगी। इमरान खान साहब की असल टेंशन उस दिन शुरू की। अच्छा सर, आपकी नजर में इस तैनाती में एक तो ये बताएं कि एंड ऑफ डे पे क्या हो, दूसरा खबरें हैं कि पिंडी और लंदन एक पेज पर नहीं है, फिर शहबाज साहब की कुछ हरकतें जिनको मशकूक कहा जा रहा है, कोरोना हो जाना, मिस्र से अचानक लंदन जाना, वहां पर वापस आने में 2 दिन आगे पीछे करना, तो जाहिर है सोशल मीडिया पे इस पे 10, 100, 50 बातें की जाती हैं। इन तमाम चीजों को कैसे देखते हैं? पिंडी और लंदन एक पेज पर है या नहीं है? अच्छा देखिए, इस पे सबके अंदाजे हैं जी, ठीक है। कोई शख्स आपको ये कहे कि उसके पास हतमी खबर है इस हवाले से, तो वो नहीं। लेकिन जाहिर है सोर्सेज से बात करके कुछ बातों का अंदाजा हुआ कि सब लोगों के, कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के अपने पसंदीदा कैंडिडेट हैं। शहबाज शरीफ साहब किसी और को चाहते हैं, जनरल बाजवा किसी और का नाम ले रहे हैं, नवाज शरीफ साहब का कोई और कैंडिडेट है, और आसिफ जरदारी साहब का कोई और कैंडिडेट है। ये 4 लोग हैं जो की प्लेयर हैं। लेकिन इसमें 2 फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली बात तो ये है कि जनरल बाजवा जो है वो रिटायर हो रहे हैं, और अब किसी को ये शक नहीं रहा कि वो रिटायर नहीं हो रहे। अलविदाई दौरे शुरू हो गए, ISPR ने स्टेटमेंट दे दी, सब कुछ हो गया। अब जब अलविदाई दौरे हो रहे हैं तो फर्ज करें किसी स्टेज पे वो रुकने का फैसला करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगेगा उनके मनसब के मुताबिक। तो इसका मतलब पीछे 3 लोग रह गए। जो शख्स जा रहा होता है, बदकिस्मती से इस सोसाइटी में लोगों का इंटरेस्ट उसमें कम हो जाता है, ज्यादा इंटरेस्ट आने वाले शख्स में रहा है। तो इस वक्त जनरल बाजवा से ज्यादा लोगों की नजरें जो हैं आने वाले 4-5 लोगों पे है कि उनमें से किसकी लिस्ट फाइनल होती है, कौन किसके सर पर शोहरत का ये
हुमा बैठता है। तो उसमें हमने देख लिया है कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मुखालिफ नहीं जा सकते, ये मुमकिन नहीं है। और उसकी टेक्निकल बल, एक तो ये बात है ना कि वो उनके बड़े भाई हैं, वो इनका एहतराम करते हैं और ये वो सारी बातें हमें पता है। लेकिन अगर किसी स्टेज पर वो नवाज शरीफ की बात नहीं मानते तो इसका मतलब है कि उनकी अपनी सियासत खत्म हो जाएगी। और नवाज शरीफ साहब को शहबाज शरीफ साहब को जब जनरल मुशर्रफ ने वजीर आजम बनने का कहा था तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि वजीर आजम तो मैं बन जाऊंगा लेकिन मेरी सियासत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर इस तरह की कोई हरकत होती है कि नवाज शरीफ की बात के बजाय, ऐलान तो शहबाज शरीफ ने करना है ना, शहबाज शरीफ कोई और ऐलान कर देते हैं तो उन्हें पता है उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। आसिफ जरदारी साहब जाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। वो अगर पुल आउट कर ले हुकूमत से, हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी, तो उन्हें पुल आउट नहीं करना चाहिए। तो उनका जो उनकी बात का भी एहतराम करना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली ये फैसला जो है वो शहबाज शरीफ ने करना, उन्होंने सारे स्टेक होल्डर से मशवरा कर लिया। अब देखिए कितनी अजीब सी पाकिस्तान की सिचुएशन है, ये कितने क्रिटिकल दिन है। इमरान खान जमान पार्क वाले घर में मुक़य्यद हो गए। आपने वो स्टोरी देखी होगी कि उनके बुलेट प्रूफ लग गए शीशे और ये सब कुछ। दूसरी बात, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब को कोरोना हो गया, अल्लाह ताला दोनों को सेहत दे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब भी मिल नहीं सकते लोगों से, टेलीफोन भी उनके पास नहीं है, लोगों से राब्ते में नहीं रह सकते। कोई बहुत जरूरी हो तो कोई मुलाकात हो जाएगी, उनकी तबीयत बताया गया नासा। इसका मतलब है कि 29 तारीख तक ना इमरान खान बाहर निकलेंगे, ये ना शहबाज शरीफ बाहर निकलेंगे। इतनी संजीदा सिचुएशन है ये पाकिस्तान की। तो लेट्स सी के क्या होता है। लेकिन मेरे ख्याल में अल्टीमेटली बात नवाज शरीफ की मानी जाएगी। जो मेरी इतलात है कि हो सकता है नवाज शरीफ का कैंडिडेट कोई और हो, शहबाज शरीफ का कोई और हो, लेकिन मरियम नवाज और नवाज शरीफ का कैंडिडेट एक ही है। और ये भी कहा जा रहा है कि वही कैंडिडेट होगा और वही आने वाला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। लेकिन हुकूमत और फौज एक पेज पर हैं, जाहिर है। अगर कहा जा रहा है कि यहां पर भी कोई मसाइल हैं। देखिए कुछ चीजों से लगता है कि कुछ इख्तलाफात हैं। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि ये जो मीडिया है इसका कंट्रोल किसके पास है इस वक्त? मीडिया तो इमरान खान के हक में चल रहा है। ठीक, ये लॉन्ग मार्च की असल सूरत हाल नहीं दिखा रहे। दिखाए ना लॉन्ग मार्च की असल सूरत हाल, लोगों को पता चल जाए कि कैसा लॉन्ग मार्च है। दूसरी बात ये है कि जल्दी इलेक्शन वाला हुकूमत पे प्रेशर डालना, तो मैंने कुछ लोगों को कहते सुना है कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुझे बेशक जान से गुजरना पड़ जाए, इलेक्शन तो जल्दी नहीं होंगे, इलेक्शन जल्दी नहीं करवाएंगे, इसलिए कि उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, वो अपनी कुर्बानी से मुकर नहीं सकते। तो अगर वो मुकरेंगे तो फिर उसके बाद जो है उनके लिए कुछ भी नहीं बचा। और क्यों जा रहे हैं दिसंबर तक, ये नवंबर तक? इसलिए कि उन्होंने जो पैसे दुनिया से इकट्ठे किए वो अवाम की रिलीफ के लिए बजट में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इमरान खान प्रेशराइज इस तरह कर रहे हैं कि उन्हें वक्त ना मिले, पहले कायम रहे। तो बस ये वक्त गेन करने का मामला है। लेकिन अभी तक कोई विजिबल मामला नहीं आए हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में इख्तलाफात के। अगर वो विजिबल आना शुरू हो गए तो सबसे पहले हमें नजर आएगा इत्तेहादियों की तरफ से। ये इत्तेहादी दो चार निकल जाएं तो हुकूमत खत्म हो जाएगी, बड़ी सिंपल सी बात है। तो अभी तक तो मुझे ऐसे कोई शवाहिद नजर नहीं आए। लेकिन एक चीज से जिससे खदशा होता है वो जनाब बुनियादी तौर पर मीडिया हैंडलिंग से होता है। मीडिया से होता है, बिल्कुल ठीक है। क्या समझते हैं कि जो नया चीफ आएगा और फौज इमरान खान के साथ चल सकेंगे? एक तरफ इमरान खान होंगे, दूसरी तरफ पूरी अपोजिशन नवाज शरीफ और सियासी जमातें होंगी। देखिए ये बात हमें तस्लीम करनी होगी इस जवाब के लिए कि प्रोजेक्ट इमरान खान बुनियादी तौर पर फौज का प्रोजेक्ट था। ठीक है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते।
अब जो लोग सीनियर होके जिनके 5 नाम जो आ रहे हैं, ये जब प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया जा रहा था, ये लोग किसी न किसी जगह ड्यूटी कर रहे होंगे और शायद उस प्रोजेक्ट का कुछ छोटे लेवल पर हिस्सा रहे हो। इसमें से कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने शायद दबे लफ्जों में, क्योंकि चीफ के सामने कोई बात नहीं करता, दबे लफ्जों में कोई हल्की सी इख्तलाफी बात की हो, उधर से बात नहीं सुनी गई तो बात खत्म। तो वो जैसे जनरल आसिम के बारे में हम ये सुनते हैं कि उन्होंने इमरान खान को बताया था कि ये फरागोगी वाला जो मामला है, इस पे थोड़ा सा आप नजरसानी कर लेंगे, आपके लिए हालात खराब कर रहा है, लेकिन इमरान खान साहब ने उन्हीं को चेंज करवा दिया। तो ये सारी सूरत हाल अभी पैदा हो रही है और अभी मुझे यूं लगता है कि ये आने वाले चंद दिन में भी बहुत कुछ होगा। हालांकि बज़ाहिर यूं लगता है कि अब चीजें तय हो गई हैं, अब सुकून है, लेकिन ये खामोशी जो है किसी तूफान का पेश खैमा भी लग सकती है। इमरान खान के कोच लाला सहराई आखिरी लम्हे तक, आखिरी बॉल तक खेलेंगे। क्यों खेलेंगे? इसलिए कि उन्हें पता है कि उनके उसके बाद एक तरफ तबाही है और एक तरफ खाई है, फिर बचना कुछ नहीं है। चले सर, इससे थोड़ा सा आगे जाते हैं। आखिरी 2-3 सवाल। पंजाब में देखें तो दूसरा आईजी भी उड़ गया है, अभी तक जेआईटी पर काम शुरू ही नहीं होने दिया गया। एक तरफ तो कप्तान कहता है कि जिस हुकूमत में इख्तियार ना हो वो लूंगा नहीं, और दूसरी तरफ अपनी ही हुकूमत जो इस वक्त पंजाब में उनकी है, कख नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, वो जो जेआईटी के हवाले से इत्तलात तो यही है कि उस जेआईटी के, देखिए पंजाब जो चौधरी है ना, ये काम नहीं करते लेकिन कार्रवाई बड़ी जबरदस्त करते हैं। और वो कार्रवाई क्या की, जैसे ही हमला हुआ इमरान खान पे नारे लगाना शुरू कर दिए कि जनाब जेआईटी बना दी है, जेआईटी बना दी है। अच्छा, इमरान खान का कैंप भी खुश, अब दूसरे कैंप को खुश करने के लिए उस जेआईटी पे कुछ नहीं हो रहा। और पुलिस का स्टांस बहुत अच्छा है, जैसे पंजाब पुलिस ने पहली दफा उस तरह का स्टांस दिखाया जिस तरह का सिंध पुलिस ने दिखाया था। आपको याद है जब मरियम नवाज के ऊपर हमला हुआ था, जब वो लाहौर कराची गई थी, तो कैप्टन सफदर और मरियम नवाज के कमरे में रात को लोग घुस आए थे, उनका एतराज हुआ थोड़ा सा, तो पुलिस के आईजी को ही अगवा कर लिया था, याद है ना आपको? वो आईजी साहब जो है ना, तो उसके बाद सारी सिंध की पुलिस ने हड़ताल कर दी थी। अभी जो शाह महमूद कुरैशी ने पुलिस के हवाले से बयान दिया है वो इंतहाई जहर आलूदा है। और पुलिस बहरहाल हमारा फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं जो हमारी हिफाजत करते हैं, तो उनकी इतनी तौहीन बर्दाश्त नहीं की जा सकती, और पुलिस ने अपना रिएक्शन दिखाने की कोशिश की है। तो इस जेआईटी के हवाले से भी हो सकता है कि जिस गैर कानूनी काम पर इमरान खान पुलिस को या परवेज इलाही को मजबूर कर रहे हैं, पुलिस ने फैसला किया हो कि वो उस गैर कानूनी इस सियासी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। इससे ये मुराद ली जा सकती है कि इमरान खान सारी उम्र कहते रहे कि पुलिस को सियासत से पाक होना चाहिए, और अब जब वो पुलिस को खुद सियासत में आलूदा करना चाह रहे हैं, तो पुलिस ने ये फैसला किया है कि वो अपनी वर्दी को ऊपर सियासी खेल के दाग नहीं लगने देंगे। लॉन्ग मार्च अभी भी जैसे भी है तैसे भी है, जारी है, इसका एंड क्या देख रहे हैं? देखिए, एक तरफ लॉन्ग मार्च है, दूसरी तरफ डांग मार्च है। राणा सनाउल्लाह अगरचे उनकी तबीयत इतनी दुरुस्त नहीं है, लेकिन उनकी तैयारियां पूरी हैं, और जितने लोग आ रहे हैं लॉन्ग मार्च में वो बड़ी हैरानकुन तादाद है, क्योंकि हमें तवक्को थी इमरान खान के लिए लोग निकलेंगे, लेकिन ये क्या हुआ कि 20 लोग, 25 लोग, 35 लोग निकल रहे हैं। तो ये तो कोई बयानिया नहीं है। इमरान खान जब मौजूद थे तब भी कोई इतने ज्यादा लोग उनके साथ नहीं थे, और एजेंसीज की रिपोर्ट के मुताबिक अगर इमरान खान के साथ लोग पहुंचे तो 1500 से लेकर 1300 तक लोगों की तादाद होगी। ये इमरान खान साहब के साथ, जी, अगर इमरान खान साहब पहुंचे। वैसे टेक्निकली तो जिस आदमी को गोलियां लगी हो 4, तो उसकी तो टांग के चीथड़े उड़ जाते हैं, तो उस पे वो 4-6 हफ्ते तक नहीं चल सकते, और उनको रिहेबिलिटेट होने के लिए उतना टाइम चाहिए। तो 4-6 हफ्ते
سے پہلے اگر وہ آ جاتے ہیں تو یقیناً کوئی بہت ہی قیامت پڑے گی. اور اگر وہ ان دنوں میں آئے جو میں نے آپ کو بتایا 24-25 سے لے کر 29 تک, تو ان دنوں میں یہ قیامت زیادہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی, اور مسئلہ آخری لمحے تک وہی رہے گا کہ اپنی مرضی کا آرمی چیف انہیں چاہیے. وہ نہیں بنے گا تو پھر اب ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ شخص نہ بنے, باقی سارے بن جائیں, باقیوں میں سے چلے کوئی بنا نہیں, یہ نہ بنے. اب وہ یہ جو ہے اس کا فیصلہ آنے والا وقت ہی کرے گا, یا نواز شریف ہی کریں گے کہ یہ بنے گا یا وہ بنے گا. ہم اس پہ بہت زیادہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ کسی کو بھی نہیں پتا. 3-4 لوگوں کو اس وقت ملک میں پتا ہوگا اور انہوں نے یہ کارڈ اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہوگا. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے, اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہوا, کسی کو نہیں بتا رہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بس موٹی موٹی خبریں وہ جو آپ کہتے ہیں اندازے وہی ہیں. سر, عمران خان صاحب کے حملہ کو مس کر گئے کیونکہ اس کے بعد پروگرام نہیں ہوا. عمران خان صاحب کے جو حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں بہت ساری افواہیں, بہت ساری چیزیں, مطلب پہلے چل کر گئے, واپسی پہ 2 ٹانگیں, پھر دوسرے دن 1 ٹانگ کلیئر. سر اس پر کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیے, یہ جب بھی کبھی آپ کوئی چیز چھپانے کی کوشش کرتے ہیں نا, اس سے افواہیں, ابہام اور کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے. عمران خان صاحب کے وہ اس دن جو حملہ ہوا اس میں بہت سارے سوالات باقی ہیں. چونکہ ان سوالات کے جوابات نہیں مل رہے, لہذا اس سے افواہیں جنم لیتی ہیں. عمران خان خود ان افواہوں کو تخلیق کرنے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ لوگ سوال پوچھتے ہیں, لوگوں کو ان کے سوالوں کے جواب ملنے چاہیے. عمران خان صاحب کہتے ہیں, لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جب عمران خان تھا, ایک بندے کو 4 گولیاں لگی ہیں, وہ نزدیکی ہاسپٹل میں کیوں نہیں گیا؟ بالکل ٹھیک. وہ وہاں سے 3 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے شوکت خانم میں کیوں چلا گیا؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایف آئی آر درج کرنے کے لیے میڈیکو لیگل امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ میڈیکو لیگل نہیں ہوا, کیوں نہیں ہوا؟ آسان سی بات تھی, ڈاکٹر آپ کو اسیس کرتے. تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے گارڈ کی گولی سے ایک شخص ہلاک ہوا, ان کا اپنا کارکن, اس کی ایف آئی آر کہاں درج ہے وہ نہیں پتا. چوتھی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ 13 لوگ زخمی ہوئے ہیں, فیصل جاوید از ون آف دم. تو وہ 13 لوگوں کا میڈیکل کسی کا بھی نہیں کرایا. بھائی کیوں نہیں کرایا؟ وہ اب دیکھیں نا, فیصل جاوید کے یہاں پر درازی چوٹ لگی ہے اور کپڑے سارے خون سے بھر گئے, تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو میں اس پہ زیادہ شک نہیں کرنا چاہتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت دے, اور اگر انہیں چوٹیں لگی ہیں, لیکن کچھ سوالات کے جواب. پھر دوسرا, یاسمین راشد صاحبہ نے میڈیکو لیگل کروایا جنا ہاسپٹل والوں سے, اور ان کو نہ رپورٹیں دکھائی, نہ مریض سے ملوایا, نہ زخم کا معائنہ کرنے دیا, ان کو ڈکٹیٹ کرایا کہ یہ لکھے میڈیکل رپورٹ, اور جو رپورٹیں ہیں وہ اپنے گھر لے گئے. عمران خان کے جو ٹیسٹ ہوئے اس کے رپورٹیں جو ہیں وہ لے گئے فیصل سلطان, جو ان کے دوست ہیں, جو شوکت خانم کے ہیڈ ہیں, وہ لے گئے اپنے گھر میں. تو یہ بڑا کنفیوژن ہے کہ یہ سب کچھ عمران خان کا بلڈ ٹیسٹ ہوا, اس کی رپورٹ نہیں آئی. دوسری بات یہ ہے کہ ایسے سینسٹیو جو کہ پرائم منسٹر سابق ہو, اس کا سب سے پہلے ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین ہوتا ہے, اور وہ مریض کے نام اور نمبر سے ہوتا ہے. تو وہ رپورٹس کدھر ہیں؟ وہ رپورٹس آئے تو پتہ چل جائے. اور پھر جب یہ حیرت ہوتی ہے, میڈیا کو نہیں دکھائی اپنی ٹانگ, ڈاکٹر کو نہیں دکھائی, میڈیا کو دکھا دی. تو یہ کچھ حماقت نہیں ہے؟ کچھ سوال نہیں پیدا کرتی آپ کے ذہن میں؟ بہت سارے کوشچن ایسے ہیں جو ان آنسرڈ ہیں, ان کا جواب ملے تو پھر اس پہ ہم کوئی حتمی کامنٹ کر سکیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. رانا ثناء اللہ سے کی بات کی تقویت ملتی ہے کہ عمران خان کو گولیاں شروع لگی کوئی نہیں ہے, لگی ہیں تو پھر دکھائیں. چلیں سر, آخری 2 سوال. ایک تو مجھے ذرا یہ بتائیں کہ مریم نواز صاحبہ کی سیاست سے اگر دیکھا جائے تو پریکٹیکلی اس ٹائم لمبی غیر حاضری ہو رہی ہے. کیسے, کیا سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو عوام میں اس ٹائم ہونا چاہیے, حکومت اپنی ہے, یا کوئی نہیں, چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں, بڑی لمبے عرصے بعد بھائیوں سے ملے ہیں, اپنی فیملی کے پاس ہیں؟ دیکھیے, اس طرح تھوڑے سے دنوں کے لیے پیچھے رہ جانے سے لوگوں کی سیاست نہیں ختم ہوتی. ٹھیک, اگر سیاست ختم ہوتی تو پھر پہلے نواز شریف کی ختم ہوتی,
नवाज शरीफ की टेलीविजन पर तकरीर और तस्वीर पर पाबंदी थी, कई बरसों तक पाबंदी रही। क्या हुआ? नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई। नवाज शरीफ की सियासत पहले से ज्यादा तवाना हो गई है। अब जो है इनकी सियासत मरीम नवाज की, जाहिर है ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है हुकूमत के लिए कैंपेन करने की। लेकिन जब तक मरीम नवाज यहाँ थी तो वो उनके पास कोई ज्यादा इख्तियार तो नहीं था। मीडिया के हवाले से वो चीजों के कंट्रोल में तो नहीं थी। तो वो अगर कंट्रोल में होती तो उस वक्त सिचुएशन डिफरेंट होती। वो अपने बयानिए पे, मतलब ये है ना कि वो एक इंटरव्यू करती हैं, चंद ट्वीट्स करती हैं, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है एज कम्पेयर टू हुकूमत जो पूरी कैंपेन चलाती है, उसका इम्पैक्ट कम होता है। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मेरा नहीं ख्याल कि इसको आप ये कह सकते हैं कि उनकी सियासत खत्म हो गई है। मुझे यूं लगता है कि अब जब वो सियासत में आएंगी, वतन वापस आएंगी, तो ज्यादा कुव्वत के साथ, ज्यादा अहम ओहदे के साथ इस सियासत में शरीक हों। फैमिली के साथ मिलने के बाद, फ्रेश होने के बाद ज्यादा जोर और ताकत से आएंगी। आखिरी सवाल, नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का टाइम क्या होना चाहिए, अच्छा जिससे सियासी फायदा हो सके, क्या वक्त होना चाहिए? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। कुछ लोगों ने बताया कि 23 दिसंबर की नवाज शरीफ साहब ने टिकटें करा ली और फिर टिकटें वापस भी करवा दी। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ को, और मैं मशवरा देने की पोजीशन में हूँ, वो ये सर, ये है मशवरा देना चाहिए, क्योंकि वो मशवरे कलेक्ट कर रहे हैं ना, पूछ रहे हैं, तो मशवरा देना चाहिए सर। अपनी वसात के मुताबिक हमें जरूर बात करनी चाहिए। मेरे ख्याल में जिस वक्त हुकूमत अवाम को रिलीफ देने की पोजीशन में हो, उस वक्त नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। अगर नवाज शरीफ साहब अभी आएंगे और अवाम जूते खा रही होगी, तो उनके आने का जो इम्पैक्ट होना चाहिए वो नहीं होगा। किसी ने बताया, मुझे पता नहीं सही बात है कि नहीं, कि नवाज शरीफ साहब से कहा गया कि ये जो सोशल मीडिया है इस पे हम काम नहीं कर रहे। इमरान खान का सोशल मीडिया और उसका बयानिया बड़ा ताकतवर हो रहा। तो उन्होंने जवाब दिया कि बयानिया असल में मईशत होती है। अगर लोगों के लिए सहूलतें क्रिएट कर रहे हैं तो आपका बयानिया, जो भी आप कहेंगे, लोगों को पसंद आएगा। आप बहुत अकल की बात भी करें लेकिन लोगों की जिंदगी मुश्किल हो, तो फिर आपका बयानिया फेल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में जब हुकूमत अभी सुन रहे हैं, कोई चाइना, सऊदी अरब, फ्रांस, यहाँ से कुछ पैसे आने वाले हैं, तो जिस वक्त ये इस पोजीशन में होंगे कि अवाम की मदद कर सके, वो वक्त होगा नवाज शरीफ की वापसी का। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो वक्त कब आएगा। ये जो आपने बात की है, इसकी मैं तईद करता हूँ। ये बात जाहिर है ये ऑफ द रिकॉर्ड नहीं है, तो ये बात मेरे सामने हुई थी कि इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे बड़ा जो नजरिया है वो अवाम की मुआशी हालत है। अगर वो ठीक हो जाएगी तो सारे नजरिए कामयाब हैं। ये मियाँ साहब ने ऐसे लफ्ज कहे थे जैसे मैंने आपसे कहे हैं। और दूसरी बात, उनकी वापसी, उनकी कुछ फरमाइश हैं, उनकी कुछ अपनी हुकूमत से उनकी उम्मीदें हैं कि इस अवाम को सबसे पहले तो जो 300 यूनिट बिजली है ना, वो फ्री की जाए जितनी जल्दी हो सके। और डार साहब के साथ वो सबसे ज्यादा बिजी हैं कि एक ही उनका माटो है इस वक्त, एक ही चीज है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। और दूसरी बात जो आपने कही है बिल्कुल ठीक है, जब इंजेक्शन लग जाएगा, चीजें बेहतर हो जाएंगी, तो वो बताएंगे आगे, देखा हमने पहले भी ठीक की, साल में हम इतना ठीक कर सके, 5 साल मिलेंगे तो हम सारा ठीक कर देंगे। या बिल्कुल आपने बजा फरमाया, ठीक है, आपका मशवरा भी है उनके लिए और ये होना भी ऐसे चाहिए। अमार भाई, हमेशा के लिए, हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला की ज़ात आप पर सर का साया कायम रखे, इसी तरह सेहत कामला अता फरमाए आपको भी, अल्लाह ताला की ज़ात खुश रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी, अमार भाई ने जो कहा है ये बड़ी खूबसूरत बात है कि तभी वापस आना चाहिए जब अवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो जाए। और मेरा भी यही कहना है कि मियाँ साहब को तभी वापस आना जाए जब अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाए, और साथ में इलेक्शन से कुछ 3-4 महीने पहले, बहुत लंबा पहले आके अपना वो जो एक है ना, उसको किसी भी तरह से जाया नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही इलेक्शन का टाइम नजदीक आ जाए और अवाम को कुछ रिलीफ मिल चुका हो, तो वो वन ऑफ द बेस्ट टाइम होगा वापस आने का। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, इजाजत दें, इंशाल्लाह कल एक नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।
हमारी आने वाली नस्ल है उसका आपने अखलाक तबाह कर दिया है। हमें गालम गलोच की गई, हमारे बारे में लिखा गया।